नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय प्रश्न हिंदी कथा साहित्य में हिंदी की प्राचीनतम विधा कहानी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में सम्मिलित है। तो आज हम देखेंगे हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत हिंदी के महान कथाकार तथा कहानी सम्राट प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में कहानी प्राचीनतम विधा मानी जाती है। आदिकाल से ही मनुष्य अपने अनुभवों को दूसरों को बांटने के उद्देश्य से, अपने मनोरंजन के उद्देश्य से, अपने मनोभावों को एक दूसरे के साथ बांटने के उद्देश्य से कहानी कहता चला आ रहा है। तो सभ्यता संस्कृति की सहचरी व साक्षी बनकर के कहानी मानव जीवन के विराट व्यापार को अभिव्यक्ति देती है। कहानी मानव जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है और कहानी का यही आदि रूप हमें पंचतंत्र की कथाओं में, अलिफ लैला की कहानियों में, कथा सरित सागर, हितोपदेश तथा दास्ताने तिलस्मे होरुशबा आदि में दिखाई देता है। कहानी शब्द के लिए गल्प, जो कि बंगला भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ कहानी है, तो कहानी के लिए गल्प, आख्यान, आख्यायिका आदि शब्द प्रचलित हैं। जैसा कि हम देखें आख्यान शब्द, तो पुराने समय में ग्रंथों के रूप में रचित नल दमयंती आख्यान, ये सभी कहानी के ही एक रूप है। कहानी के विकास क्रम में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी कि पंचतंत्र, कथा सरित सागर व अलिफ लैला आदि इसके आरंभिक रूप का परिचय देते हैं कि किस तरह से पंचतंत्र की कहानियों में तथा जातक कथाओं में पशु पक्षियों के माध्यम से कहानी मनुष्यों को सीख देती है, उनको उनके भावी जीवन के लिए तैयार करने का कार्य करती है, उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, दया, सहिष्णुता आदि गुणों को भरने का कार्य करती है। इसी दृष्टि से हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को नैतिक कहानियों के माध्यम से उनके चरित्र को बनाने का काम किया जाता है। तो कहानी यदि हम देखें तो मानव जीवन से बहुत गहरी जुड़ी हुई है, इसकी जड़ें बहुत गहरे से मानव जीवन के अंदर समाविष्ट है। तो कहानी जो है वो मानव जीवन की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख अंग है तथा इसके माध्यम से मानव अपने भावी जीवन के लिए एक उन्नत आधारशिला तैयार करने का कार्य करता है। हिंदी कहानी में यदि हम देखें तो कहानी का प्रारंभ रूप कहानी कला की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था। यानी जो भी कहानियां स्वतंत्रता के बाद भारतेंदु युग में लिखी गई या स्वतंत्रता से पहले भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी आदि कहानियां प्रचलित थी, वो कहानी कला की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी थी तथा उसमें कहानी कला और नवीनता और मौलिकता का पूर्णता अभाव था। कहानियों के दो रूप प्रचलित थे। एक तरह की कहानियां तो कल्पना से जुड़ी हुई थी जिसमें राजा रानी, किस्से, कहानियां, जादू आदि का चित्रण हो रहा था तथा दूसरी तरह की कहानियां समाज के उच्चतम वर्गों को अभिव्यक्ति देने का कार्य कर रही थी। तो कहानी के चित्र में यदि हम देखें तो प्रेमचंद के पदार्पण के साथ ही युगांतकारी परिवर्तन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है कि प्रेमचंद, जिन्हें कहानी और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, इन्होंने कहानियों को कल्पना की कुहेलिका से निकालकर यथार्थ के ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने का काम किया। यानी जो कहानी अभी तक सिर्फ कल्पना का माध्यम थी, सिर्फ लोगों को काल्पनिक जीवन के झूठे चित्र दिखा रही थी, उस कहानी को जीवन से जोड़ने का काम यदि किसी कथाकार ने किया तो वो सर्वप्रथम प्रेमचंद ने ही किया। प्रेमचंद ने कहानी की विधा को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने
कि कहानी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वह यथार्थ की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके द्वारा हम साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, इस उक्ति की पूरी तरह से व्याख्या कर सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और जो समाज में घटित हो रहा है वो यदि साहित्य की विधा के माध्यम से सामने ना आ पाए तो ये एक बड़ी विडंबना होगी। तो इस दृष्टि से प्रेमचंद के पदार्पण के साथ ही हिंदी साहित्य की कहानी विधा में एक नया मोड़ आता दिखाई देता है। प्रेमचंद ने कहानी को मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से ऊपर उठाया कि केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं कहानी कहनी सुनानी चाहिए, बल्कि मानवीय यथार्थ के प्रस्तुतिकरण का साधन बना दिया कि जो यथार्थ, जो कटु सत्य जिसको लोग जीवन में भोग रहे थे परंतु वो सामने नहीं आ पा रहा था, उस सत्य को सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया हमारे प्रेमचंद जी ने। इन्होंने कहानी को कल्पना से दूर करके यथार्थ से जोड़ने का महान कार्य किया। इससे पहले जैसा मैंने बताया कि कहानी कल्पना लोक में विचरण का साधन मानी जाती थी। लोग अपने जीवन में दुखों को, कष्टों से, उदासीनता से दूर जाने के लिए कहानी का आश्रय लेता था, परंतु प्रेमचंद ने इस भ्रांति को दूर किया। उन्होंने बताया कि कहानी सत्य से भागने की नहीं बल्कि सत्य को सामने लाने का माध्यम है। कहानी कल्पना के प्रस्तुतिकरण का नहीं बल्कि यथार्थ से आम आदमी को जोड़ने का प्रमुख माध्यम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद के आविर्भाव के साथ कहानी एक नया मोड़ लेते हुए, एक नया आकार लेते हुए दिखाई देती है। अब यदि प्रेमचंद के जीवन चरित्र के विषय में देखें तो इनका जन्म 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम अजायब राय था तथा इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। अभावग्रस्तता बचपन से ही देखी थी इन्होंने, और उस पर विडंबना ये कि इनकी माता का देहांत मात्र जब ये 8 वर्ष के थे तब हो जाता है। विमाता के साथ के कारण इन्होंने अपने जीवन में अनेक यंत्रणाओं को भोगा, कटु सत्य से जूझते रहे। इसी कारण इनकी रचनाओं में सत्य के प्रति यह आग्रह दिखाई देता है, यथार्थ के प्रति यह आग्रह दिखाई देता है। प्रेमचंद बाल्यावस्था से ही आर्थिक अभावों के बीच पले बढ़े तथा निजी जीवन में जो यंत्रणाएं उन्होंने भोगी उन्होंने उन्हें कटु यथार्थ का चित्रण करने के लिए आधार प्रदान किया, प्रतिबद्धता प्रदान की। क्यों? क्योंकि वो इन कष्टों को स्वयं अनुभूत कर चुके थे, वे जीवन की परेशानियों से दो चार हो चुके थे। इसीलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में निम्न वर्ग के समाज को अभिव्यक्ति दी। इन्होंने निम्न वर्ग के अभावों की, निम्न वर्ग की समस्याओं की, निम्न वर्ग के दुखों, कष्टों और पीड़ाओं को सहज अभिव्यक्ति प्रदान की अपनी रचनाओं के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेमचंद जी की प्रारंभिक कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी गई और इनका वास्तविक नाम जो था वो था धनपत राय। तो इन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब इन्होंने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया तो हिंदी लेखन इन्होंने प्रेमचंद के उपनाम से प्रारंभ किया और हिंदी साहित्य में इनकी ख्याति इतनी बड़ी कि इनका वास्तविक नाम ही प्रेमचंद पड़ गया और संपूर्ण साहित्य इन्हें प्रेमचंद के नाम से ही जानते हैं और प्रेमचंद नाम संपूर्ण साहित्य में अमर होके रह गया। इनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन था जो कि उर्दू में लिखा गया था और इसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इन्होंने उर्दू में 176 कहानियां लिखी तथा उर्दू में इनकी पहली कहानी लिखी गई थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में यदि
देखें तो इनका पदार्पण 1916 में हुआ था, वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्विवेदी युग के महान साहित्यकार द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार का अभूतपूर्व कार्य किया, और उसी कार्य के चलते इन्होंने प्रेमचंद से भी हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जना की मांग की थी, जिसे प्रेमचंद ने स्वीकार किया। और फिर तो प्रेमचंद जी ने हिंदी की गद्य विधा को अपनी लेखनी से ऐसा संवारा कि वे इस क्षेत्र में मील का पत्थर बन करके रह गए। प्रेमचंद की महिमा को, प्रेमचंद की विरासत को कोई चुनौती देते नहीं नजर आ रहा है आज के युग में भी। तो प्रेमचंद हिंदी साहित्य में पदार्पण 1916 से करते दिखाई देते हैं, तथा हिंदी में भी इन्होंने 350 से अधिक कहानियां लिखी, तथा इनकी पहली हिंदी कहानी सौत मानी जाती है, तथा 1936 में रचित कफन कहानी को इनकी अंतिम कहानी के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं कि इनकी कहानियों की विशेषता क्या है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये एक नई चीज थी जो प्रेमचंद साहित्य में लेकर के आए थे। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी इनकी कहानियों में ये आदर्श की तरफ झुकते दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं भी यथार्थ को छोड़ते नहीं। अपनी कहानियों में ये समाज का चित्रण करते हैं, कटु चित्रण करते हैं, निम्न वर्ग की यंत्रणाएं, निम्न वर्ग का जीवन में जो कष्ट वो सहते हैं, किस तरह उनका शोषण होता है, किस तरह सामाजिक व्यवस्था में उनको निम्न समझा जाता है, हेय समझा जाता है, कितना वो झेलते हैं, वो सब इन्होंने चित्रित किया। परंतु साथ ही साथ ये यथार्थ की भी प्रस्तुति, आदर्श की भी प्रस्तुति यथार्थ के साथ करते दिखाई देते हैं। यानी कि जो घट रहा है वो तो चित्रित किया इन्होंने, साथ में ये भी बता दिया कि इस समस्या का समाधान इस तरह से होना चाहिए। इसलिए इनकी कहानियों को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां कहा जाता है। प्रेमचंद जीवन की संवेदना के कुशल चितेरे थे, इसीलिए इनकी कहानियों के पात्र हमें अपने आम जनजीवन से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि अरे ये तो फला फला के घर से संबंधित है, अरे ये चरित्र तो हमारे पड़ोस में अमुक व्यक्ति की तरह लग रहा है। तो इन्होंने अपने पात्र आम जनजीवन से, समाज के निम्न वर्ग से, मध्यम वर्ग से लिए थे, जिसके कारण पाठक इनकी कहानियों से, इनके चरित्रों से जुड़ा हुआ महसूस करता है स्वयं को। उसको लगता है कि ये तो उसके जीवन की ही कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। तो इस तरह से कहानी को मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के जीवन से जोड़ने का कार्य किया प्रेमचंद जी ने। अब इनकी कहानियों की विशेषताएं अगर और देखें तो इनकी कहानियों की एक विशेषता है कि ये अपने पात्रों के माध्यम से मध्यम तथा निम्न वर्ग की समस्याओं को स्वर देते दिखाई देते हैं। जैसे कफन कहानी में इन्होंने स्त्री की स्थिति पर विचार किया कि किस तरह से समाज में चाहे कितना भी कुत्सित पुरुष क्यों ना हो, कितना भी वो बुरे काम करने वाला हो, लेकिन उसका विवाह अवश्य हो जाता है। समाज में स्त्री के लिए यही कहा जाता है कि उसकी डोली जहां से निकली है, उसकी अर्थी भी वहीं से निकले, भले ही उस घर में उसके साथ कुछ भी घटित हो। इसी तरह ईदगाह कहानी का हामिद जो बेचारा मेले में जाता है और अपने साथियों को तरह तरह की चीजें खाते पीते देख के उसका बाल मन कितना विचलित होता है, परंतु उसके साथ का कोई भी बच्चा उसका ध्यान नहीं रखता, कोई उसको कोई चीज नहीं देता, और बाद में अपनी दादी के दिए हुए 3 पैसों से वो उनके लिए चिमटा खरीद के लाता है, और हामिद द्वारा अमीना को चिमटा दिए जाने पर उसकी दादी से निकलने वाले आंसू मानो हमारे हृदय को भी भिगो करके रख देते हैं। इसी तरह पंच परमेश्वर कहानी में न्याय, पूस की रात में हल्कों की विवस्था कि घने जाड़े में भी वो एक सुख की नींद लेने के लिए किस तरह से वंचित है। नमक का दरोगा में पंडित आलोपी दीन द्वारा
वंशीधर को किस तरह से लालच दिया जाता है परंतु वो अडिग रहते हैं, नौकरी चली जाती है परंतु बाद में प्रेमचंद जी दिखाते हैं कि गुणों की हर जगह कद्र होती है। और वही अलोपी दिन जिनके कारण रिश्वत स्वीकार न करने के कारण उसकी नौकरी जाती है, वही अलोपी दिन उसको नई नौकरी उससे भी ज्यादा वेतन पर देते हैं, उसकी ईमानदारी के कारण, उसकी कर्मनिष्ठा के कारण। तो इस तरह से प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से आदर्श की प्रतिष्ठा करते दिखाई देते हैं, आदर्श की प्रतिष्ठा, उज्जवल चरित्रांकन करते हैं। हम विभोर हो जाते हैं इनकी कहानियों को पढ़कर। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियां उज्जवल चरित्र का प्रस्तुतिकरण करती हैं, मानव चरित्र की गलतियों को सामने लाती हैं तथा यथार्थ के साथ आदर्श का सुंदर समन्वय करती दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं इनके कहानी संग्रहों की ओर। तो 350 से अधिक इनकी कहानियां हैं, जो कि इनके कहानी संग्रह सप्त सरोज, लाल फीता, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रमोद, प्रेम द्वादशी, पंच प्रश्न, मान सरोवर 8 भाग, जिसमें कि इनकी संपूर्ण कहानियां संकलित हैं, के नाम से प्रकाशित हुए। तो इस तरह देखते हैं कि प्रेमचंद जीवन में उज्जवल चरित्रांकन, आदर्श के प्रमुख प्रणेता थे और अपनी कहानियों के माध्यम से वे जीवन के कटु यथार्थ को आदर्श के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं। परंतु इस दृष्टि से यदि हम देखें तो इनकी अंतिम चरण की कहानी, जैसे कि कफन को ही लेंगे, इसमें इनका आदर्श के प्रति मोह भंग होता हुआ दिखाई देता है तथा वे यथार्थ के ही प्रति समर्पित दिखाई देते हैं कि किस तरह से बुधिया की लाश अपने अंतिम संस्कार के लिए कफन की प्रतीक्षा में पड़ा रहता है और उसके पति और ससुर मदिरापान करते हैं, तरह तरह की व्यंजन खाते हैं और उन्हें विश्वास है समाज की मानसिकता पे कि जिन लोगों ने आज इसके कफन के लिए पैसे दिए हैं वे कल भी कफन ला करके देंगे, क्योंकि बिना कफन के किसी की लाश या शव नहीं जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रेमचंद का यथार्थवादी रूप सामने आता है और आदर्श के प्रति उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई देता है। तो आज हमने देखा कि कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद ने किस तरह से एक नई तकनीक का निर्माण किया। उन्होंने अपनी तकनीक ना तो पाश्चात्य तत्वों से ली, ना ही बंगला का प्रभाव पड़ा, उन्होंने स्वयं अपनी तकनीक निर्मित की और कहानी को नई बुलंदी पर पहुंचाया। यही उनका हिंदी साहित्य के लिए योगदान है और इसके लिए हम सभी उनके चिर ऋणी रहे। धन्यवाद।